अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। प्रोग्राम में कल भी हम 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। आज और कल ही ये डेवलपमेंट हुई थी जब काम शुरू हो गया था। स्पीकर साहब ने ख़त लिख दिए थे तमाम जो पार्टीज़ हैं उनके लीडर्स को कि वो अपने जो लोग हैं उनकी नामजदगियाँ भेजें ताकि चीफ़ जस्टिस के तकर्रुरी का अमल जो है वो आगे बढ़ पाए। तो मज़ीद उसमें ये हुआ है कि चीफ़ जस्टिस की तकर्रुरी के लिए ख़ुसूसी पार्लिमानी कमेटी जो है वो तश्कील दे दी गई है और मुस्लिम लीग नून की जानिब से इसमें लोग शामिल हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग इसका हिस्सा हैं और MQM की जानिब से JUIF से कामरान मुर्तज़ा साहब, मुख्तलिफ लोग जो हैं वो इस पार्टी का हिस्सा हैं और इस पर बात आगे बढ़ रही है। लेकिन एक चीज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से फिर सामने आई है कि चीफ़ जस्टिस के तकर्रुरी के लिए जो पार्लिमानी कमेटी बनाई गई है उसका उन्होंने बायकॉट कर दिया है और 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से भी बैरिस्टर गोहर ने ये कहा कि हम इसको मानते ही नहीं हैं और ये तमाम जो प्रोसेस है इसको हम गैर कानूनी समझते हैं। इसलिए सियासी कमेटी ने पार्लिमानी कमेटी जो है उसमें शामिल होने के लिए उसमें इत्तफाक नहीं किया है और बायकॉट का फ़ैसला कर लिया गया है। लेकिन अब उससे भी आगे फर्दर हमें डिवीजन नज़र आ रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। कुछ लोग ये चाहते हैं कि इसका हिस्सा बना जाए इस प्रोसेस का, कुछ लोग ये चाहते हैं कि इसका हिस्सा ना बना जाए। अजीब सी कन्फ्यूजन जो है वो इस वक्त हमें नज़र आ रही है। इस पर भी क्यों सियासत हो रही है जब मामलात अब तय पा गए हैं। फिर दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर ने फिर अनाउंस कर दिया कि वो एहतजाज का प्लान बना रहे हैं और इस बार पूरा मुल्क हम ब्लॉक कर देंगे। उनसे कोई ये सवाल पूछे कि पूरा मुल्क आपके साथ क्यों निकलेगा, क्या वजह है? क्या अभी जो हुआ माजी करीब में लोगों ने सबक नहीं सीखा आपने जिस तरह से उनके साथ किया? अब क्या वजह है, क्या लॉजिक है कि पूरा मुल्क आपके साथ निकल आएगा, आप एहतजाज करेंगे, एक मरतबा फिर आप सब रास्ते बंद करना चाहते हैं और हिजान बर्पा करना चाहते हैं? अगरचे अब आप उस पोजीशन में भी नहीं हैं, अब आप ये कर भी नहीं सकते हैं, लग ये रहा है कि सिर्फ आप धमकियाँ ही दे रहे हैं। इसके हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू होगी। जो पैनलिस्ट इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं उनका इंट्रोडक्शन मैं आपसे करा देती हूँ। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं हाफिज़ साहिर खलील साहब और रशीद साफ़ी साहब, डॉक्टर फ़ारूक आदिल साहब, आगा इकरार हारून साहब पैनल का हिस्सा। आप सबका बहुत शुक्रिया। हाफिज़ साहब मैं आपकी तरफ आऊँगी। पहले तो ये चीफ़ जस्टिस के जो सारा तकर्रुरी का अमल है, पार्लिमानी कमेटी बना दी गई है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, दीगर जमातें JUIF और MQM, तमाम जो जमातें हैं इस वक्त सियासी जमातें उसका हिस्सा हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसका हिस्सा नहीं बन रही है। ये बायकॉट हमें क्यों नज़र आ रहा है? देखिए नाहिद, बात यह है कि 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद जो सबसे पहला काम है वो चीफ़ जस्टिस की तकर्रुरी का है और उसकी जो डेडलाइन है वो आज रात तकरीबन 12 बजे के करीब मुकम्मल हो गई है। क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम में ये बात शामिल की गई है कि चीफ़ जस्टिस की सुबुकदोशी से 3 दिन पहले नए चीफ़ जस्टिस की तकर्रुरी अमल में आएगी। तो इस लिहाज से ये डेडलाइन जो है बहुत नज़दीक आ रही है। और कल जब कमेटी का नोटिफिकेशन हुआ है 8+4, 8 नेशनल असम्बली से, 4 सेनेट से और 12 रुकनी कमेटी जो है उसका आज इजलास बुलाया गया था 4 बजे और इसमें दीगर जो काबिल ज़िक्र जमातें हैं जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, JUI है, MQM है, PTI जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के नाम के बैनर तले काम कर रही है, वो इसमें शामिल है। आज इसकी पहली मीटिंग थी और पहली मीटिंग में ही PTI जो है वो इससे बाहर रही है और उसने एक डेडलॉक की कैफियत। देखिए ये PTI ने तकरीबन अपना तर्ज सियासत उसका एक ये बन गया है कि वो शामिल भी हो, इसका मतलब ये है कि शामिल भी होते हैं, नहीं भी होते। पार्टी के अंदर एक खलफशार की जो कैफियत है वो बड़ी अया नज़र आती है कि जब पार्टी के अंदर प्रेशर बढ़ता है तो ये बैठ जाते हैं, जब पार्टी से प्रेशर थोड़ा सा डिफ्यूज़ होता है तो ये बाहर आ जाते हैं। और यही सूरत हाल हमने देखी कि जब स्पेशल कमेटी बनाई गई थी आईनी तरमीम के हवाले से, जिसने आईनी तरमीम का ड्राफ्ट जो है तैयार किया था, उसमें PTI हिस्सा थी। लेकिन जब आखिरी लम्हे पर उसकी इत्तफाक राय की का मरहला पेश आया तो PTI जो है वो उठकर चली गई और उन्होंने कहा जी कि हम इसका हिस्सा नहीं बन सकते। उसके बाद जब नेशनल असम्बली में ये बिल जो है जब रायशुमारी का वक्त आया, PTI पहले हिस्सा थी, उन्होंने कहा जी इत्तफाक राय बहुत अच्छी बात है और ज़रूर होना चाहिए और सब कुछ इसमें शामिल था। देखिए ये मुसवदा जो था ये PTI की मर्ज़ी से और उनकी रजामंदी से उनके जो एतराज़ात थे उनको दूर किया गया। मौलाना के घर के चक्कर पर चक्कर लगाते रहे ये
और इसी ड्राफ्ट को बेहतर बनाने की कोशिश की जाती रही। ये तो 56 नुकाती ड्राफ्ट था जो होते होते 26 नुकात पर 22 नुकात तक महदूद हुआ। तो उसमें इनके एतराज़ात दूर किए गए ताकि एक कौमी इत्तफाक राय इस आइनी तरमीम के ज़रिए नज़र आए। और यही वजह थी कि कौमी इत्तफाक राय जो है वो नज़र आया, कौमी यकजहती बढ़ी इस आइनी तरमीम के ज़रिए। अब जबकि एक और अगला मरहला जिसमें चीफ जस्टिस की तकर्रुरी एक बड़ा इंपॉर्टेंट मरहला है, जब उसका शुरू हुआ है तो आज PTI जो है वो बाहर बैठ गई है। ऐसा लगता है कि PTI ने सियासत को जो है वो तकरीबन बाज़ीचाए अतफाल बना रखा है कि ये शायद बच्चों का खेल है कि हम जो हैं वो जब जी चाहें रूठ जाएं, जब जी चाहें अंदर चले जाएं। हालांकि देखें, जमहूरी पार्लिमानी सियासत जो है वो पुख्ता और बालिग नज़री का तकाजा करती है, पुख्ताकारी का तकाजा करती है। और यही वजह है कि आज जबकि ये मरहला पेश आया है, मौलाना ने दोबारा उनको टेलीफोन किया है असद कैसर को और उनसे कहा है कि आपने जो वादे किए थे उसके मुताबिक काम करें और जाएं, उसका हिस्सा बने। इसी तरह अब जो है देखें, हुकूमत की तरफ से ये अच्छी पेशरफ्त हुई है कि वज़ीर कानून की सरबराही में एक कमेटी जो है उनके साथ डायलॉग कर रही है कि वो आएँ और उसका हिस्सा बने, और ताकि ये चीफ जस्टिस की तकर्रुरी का मरहला भी इत्तफाक राय से मुकम्मल हो सके। अब ये ज़रूरी ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी कि वो इस तर्ज़ सियासत को छोड़े जिस तर्ज़ सियासत से मुल्क में हिजानी कैफियत पैदा होती है, जिस तर्ज़ सियासत से मुल्क में जो है वो बेयकीनी और गैर और सियासी अमल को नुकसान पहुँचाने की सूरत हाल पैदा होती है। अब अगर उन्होंने सियासत करनी है तो उन्हें जमहूरी पार्लिमानी निज़ाम का हिस्सा बनना होगा और उसकी रवायात और उसके तकाजे जो हैं उसको पूरा करना होगा। ठीक है। अच्छा साफ़ी साहब, अब किस चीज़ का तकाजा कर रहे हैं? एक तो जी 26वीं आइनी तरमीम को हम मानते नहीं हैं, इस सारे प्रोसेस को नहीं मानते, गैर कानूनी है, आप इसका हिस्सा भी रहे हैं, आखिरी टाइम पे आप पीछे हट गए, बहरहाल आप इसका हिस्सा ज़रूर रहे, तमाम तरह डिस्कशंस जो होती रही मौलाना साहब के साथ, आप उनके साथ मौजूद रहे। अब फिर आप इसका हिस्सा नहीं बन रहे हैं, कन्फ्यूजन पैदा कर रहे हैं या ख़ुद कन्फ्यूज़ड हैं, समझ नहीं आ रहा कि किस तरह से आगे बढ़ना है। नाहिद, अगर इन्होंने 26वीं आइनी तरमीम को नहीं माना तो नहीं मान रहे तो 27वीं आइनी तरमीम लाए और 26वीं आइनी तरमीम को मनसूख करे। आइन में तो यही रास्ता बचा है, बाकी तो कोई रास्ता इसमें है ही नहीं। गज़ट का हिस्सा हो चुका है, सदर पाकिस्तान ने दस्तखत कर दिया है। अब आईनी पाकिस्तान में अगर उन्होंने चेंजेस करनी है, इस पूरे मुसव्वद होकर उन्होंने अगर नैल एंड वाइट करना है तो फिर ये 27वीं आईनी तरमीम लाए, 2/3 अक्सरियत साबित करके इसको ख़त्म करे। बाकी तो कोई रास्ता नहीं है। ये तो हर बंदा कल उठ के कहेगा कि मैंने आर्टिकल 6 नहीं मानना, मैंने आर्टिकल 80 नहीं मानना, मैंने आर्टिकल 40 नहीं मानना। ये बात तो ऐसी है कि आप किसी आईनी नुक्ते को बग़ैर किसी वजह के आप ख़ुद से कहें कि ये मुझे ये नुक्ता नहीं पसंद तो मैंने इसको नहीं मानना। ये कमेटी पार्लिमानी कमेटी का हिस्सा रहे, मुसलसल तमाम इजलासों में PTI ने शिरकत की, अपनी तजावीज़ भी दी, अपनी बातें भी की, उसमें अपने अच्छे बुरे सब चीज़ें जो है उसमें पार्टिसिपेशन इनकी रही। फिर सेनेट में इनकी पार्टिसिपेशन रही, फिर कौमी असम्बली में इनकी पार्टिसिपेशन रही। गोचे इन्होंने वोट नहीं दिया, लेकिन जब आप प्रोसेस का हिस्सा है तो आप पार्लिमानी पूरे उसका हिस्सा आप बन चुके हैं। अब आइन का आपने नाम भी दे दिए पार्लिमानी कमेटी के लिए कि चीफ जस्टिस के तकर्रुर के लिए जो कमेटी बननी थी, फिर अचानक आपको ख्याल आया कि ये तो हम सारी चीज़ें जो हमने इतना ड्रामा किया, फ्लोर ऑफ द हाउस जो उमर अयूब साहब ने जो इल्ज़ामात की एक पूरी किताब खोली थी, फिर बैरिस्टर गौहर साहब ने जो मुंह से जाग उड़ाए थे, फिर इनको ख्याल आया कि तो हमारी सारी चीज़ें गले कल पड़ जाएंगी कि हम फ्लोर ऑफ द हाउस मुखालिफत कर रहे थे और बाहर जो है कमेटी में अब हमारे लोग बैठेंगे। फ़ौरन इनको फिर अपनी सियासी कमेटी का ख्याल आया, फिर इनको कोर कमेटी का ख्याल आया कि हमने जाके उनसे नाम लेने हैं। फिर अब भी ये नहीं कह रहे कि हमने कमेटी में बैठना नहीं है या पार्लिमानी कमेटी का हिस्सा नहीं बनना या हमने चीफ जस्टिस की तकर्रुरी का हिस्सा नहीं बनना, बल्कि वो कह रहे कि अभी हमने हमारी मशावरत कंप्लीट नहीं हुई थी और हमें फ़ौरन ही कहा गया, इसलिए हमने नाम दिए। भाई अगर आप कोई जुमात है तो बाकी जमातों ने भी तो नाम दिया। अब तो कल पीपल्स पार्टी भी कह सकते हैं कि नवीद कमर साहब को हम वो गलती से हमने उनका नाम दिया है। ये मुस्लिम लीग नून भी कह सकती है कि हमने अपने अरकान जो है वो हम उनको मतलब चेंज किस करना लेवल चाहते की हैं। मुशावरत आपको चाहिए, किस तरह से आप नाम ये देंगे, तमाम किस तरह चीज़ें के तो फकीराए डिसाइडेड होगा। हो चुकी है कि किस पार्टी से
किसने इस कमेटी में बैठना है, ये तमाम जो है इनके वैसे वो जो इनके लेम एक्सक्यूज़ है इनके, ये वैसे तालिबानी निज़ाम जो चल पड़ा है, हमारा जो सियासी निज़ाम चल पड़ा है, जमहूरी निज़ाम जो चल पड़ा है, उसको रोकने की नाकाम कोशिशों में ये लोग लगे हुए हैं। हर वक्त मज़ीद अपनी सियासत को ख़राब कर रहे हैं, मज़ीद अपने वोटर, मुझे तो तरस इनके वोटर और सपोर्टर पे आ रहा है कि एक दिन इनकी एक बात होती है, दूसरे दिन इनकी दूसरी बात होती है। आज भी बैरिस्टर गौहर साहब को किसी ने पार्लियामान के सामने मिठाई खिलाने की कोशिश की, जिस पे उन्होंने बहुत बुरा मनाया कि ये पार्लियामानी जो तरामीम हुई है उस पे कोई शहरी खुशी मना रहा था, तो वो उसको भी वो बात भी नागवार गुजरी है। दूसरी जानब जब उनसे पूछा जाता है कि भाई ये प्रोसेस, ये जो तरामीम हुई है, इसमें हमें कोई एक नुक्ता बताए जिससे PTI को इख्तिलाफ हो, जिस पे आपको एतराज़ हो, बताएं जिस पे आपको एतराज़ हो। मैं कल राना सनाउल्लाह साहब को सुन रहा था और आईनी मुसव्विदा में मुझे उस नुक्ते को पढ़ने का मौका मिला है कि जो कमेटी बनेगी उसमें तमाम पार्लिमानी जमातों की मौजूदगी होगी। उसमें आपके अदलिया की सारी चीज़ें जो पुराना तरीक़ाकार है उसमें एडिशन की गई है, और फैसला भी जो है हुकूमत ने नहीं करना और सादा अक्सरियत से भी फैसला नहीं हो सकता, 2/3 मेजॉरिटी के तहत ही फैसला होगा। ये बातें जो ये लोग कर रहे हैं, राह फरार इख्तियार कर रहे हैं। आज देखिए हुकूमत ने फिर लचक का मुजाहरा किया कि 12 में से 9 अरकान ने शिरकत की, लेकिन उसके बावजूद PTI को मनाने के लिए जो है कमेटी का इजलास जो है उसको मुलतवी कर दिया गया है, उसका टाइम चेंज कर दिया गया। ये तमाम चीज़ें जो है 8:30 बजे ये इजलास होगा जो अब खबर आ रही है, कहा तो यही जा रहा है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने मीडिया से गुफ्तगू भी की है। उन्होंने कहा है कि PTI और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो है उनके अरकान जो है उनको हम एक बार फिर ऑन बोर्ड लेंगे, शिरकत की दावत देंगे, उनसे बात करेंगे। बहरहाल 12 में से 9 अरकान जो हैं वो कमेटी के इजलास में मौजूद थे। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आऊँगी, अब ये मामला किस तरफ जा रहा है, ये हठधर्मी जो है वो हमें फिर नज़र आ रही। वैसे ये कोई नई बात नहीं है, कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ भी नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो रवैया हम देख रहे हैं, हमेशा से जो चीज़ नज़र आ रही है उसी का मुजाहरा किया जा रहा है। जी बिल्कुल, असल में ना एक तो ये वो इस्टेब्लिश करना चाहते हैं कि हम जो भी कोई पाकिस्तान के अंदर कॉन्सेंसस होगा, कोई इत्तेफाक राय के साथ कोई फ़ैसला होगा तो हम उससे बाहर हैं। यानी कि हम उस पर पॉलिटिक्स करेंगे। हम उस पर पॉलिटिक्स क्यों करेंगे? हम उस पर पॉलिटिक्स इसलिए करेंगे कि हमारा मसला कॉन्सेंसस नहीं है, मुल्क को आगे लेकर चलना नहीं है। हमारा मसला है एक शख्स जो रावलपिंडी की एक जेल में बंद है उसको रिहा कराना। अच्छा, इस रिहाई को आप मसला नंबर 1 समझते हैं पाकिस्तान का, लेकिन पाकिस्तान के अंदर अगर पार्लियामेंट की बेतौकीरी हो रही हो, आइन की बेतौकीरी हो रही हो और लोग मसाइल पैदा कर रहे हों और ये एक नेशनल एजेंडे के तौर पे चीज़ सामने आ गई हो कि हमने आइन की तौकीर को और पार्लियामेंट की तौकीर को बचाना है, तो ये है नेशनल एजेंडा। हमने उस नेशनल एजेंडे का हिस्सा इसलिए नहीं बनना। ये थ्रू आउट PTI की जितने भी पॉलिटिक्स है आप उसमें उसको देख सकते हैं। अब आप सोचिए कि इसका नतीजा क्या निकलेगा। नॉर्मली 2 चीज़ें होती हैं, अगर तो आप नेशनल एजेंडे से डिविएट करें तो उसके नतीजे में एक बददिली अमूमी तौर पर आवाम में पैदा हो जाती है और वो नेशनल एजेंडे से अलग होकर कुछ और सोचने लगते हैं, जिसके नतीजे में डेमोक्रेटिक प्रोसेस डिरेल भी हो सकता है उसके नतीजे में। अच्छा, अब तो ये नज़र आ रहा है कि कौम एक तरफ खड़ी है और PTI का अपना एक छोटा सा गिरोह एक तरफ खड़ा है। उस सूरत में क्या होता है? उस सूरत में आपको 2007-8 के इलेक्शन याद होंगे। एक सियासी अलाइंस ने जिसमें जमात इस्लामी और बाज़ दीगर जमातें शामिल थी, उन्होंने इलेक्शन का बाइकआउट कर दिया था। अब आप देखिए उसके बाद, उस बाइकआउट के बाद वो पॉलिटिकल पार्टी जो नेशनल एक यानी प्रोसेस जो था, एक कौम का एक जो सफ़र था जो उसमें शरीक नहीं रही, उसमें से निकल आई, आज कहाँ खड़ी हैं? आज आपकी पूरी पार्लियामेंट में जमात इस्लामी की कोई एक आदमी की भी नुमाइंदगी नहीं है। तो ये तर्ज अमल PTI ने इख्तियार कर लिया है। नतीजा इसका ये निकलेगा और ख़ुद अपने लोगों को खोती चली जाएगी और नतीजा इसका ये निकलेगा कि ख़ुद एलिनेट हो जाएंगे और कौमी अमल से ये आउट हो जाएंगे और रफ्ता रफ्ता ये उसमें से निकल जाएंगे। तो ये समझदारी की बात यह है कि आप वापस लेकर आएँ। अब
हमारे सामने दो मिसालें मौजूद हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने इस पूरे 26वीं आईनी तरमीम के प्रोसेस में उनको आवारा नहीं होने दिया और उनको इंगेज रखा, साथ रखा और आखिरी मरहले तक साथ रखा। और ये कहा, अच्छा फिर जब उन्होंने कहा कि जब वोट नहीं करेंगे तो उस मरहले पर भी उन्होंने उनकी दिलशिकनी नहीं की, हौसला अफजाई के अल्फाज बोले। और इस वक्त जब कमेटी बन गई, कमेटी के अंदर ये जो चीफ जस्टिस के बनाने वाली कमेटी है और उसमें आमिर डोगर साहब ने अपनी जमात के लोगों के नाम दे दिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपने अमेंडमेंट को तस्लीम कर लिया। बिल्कुल इसी तरह से जैसे अभी कल जब केस चल रहा था पार्टी के अंदर इलेक्शन का, पीटीआई का, तो उस मौके पर सलमान अकरम राजा साहब ने अदालत से कहा कि देखें अब तो अमेंडमेंट हो गई है और ये कॉन्स्टिट्यूशनल केस है और अदालत ये नहीं सुन सकती। तो इसका क्या मतलब है? आप अमेंडमेंट को तस्लीम भी कर रहे हैं और आपको उसको डिफाई भी कर रहे हैं। आप दो कश्तियों के सवार हो गए और दो कश्तियों के सवार की जो किस्मत है वो बिलअमूम डूबना लिखी जाती है। यही मैं आपसे गुजारिश। अच्छा इकरार साहब, फिर वो यही बात हो गई कि दो कश्तियों के सवार हैं, कभी आप उसको मानते हैं, कभी आप उसको नहीं मानते हैं। आज अता तारड़ साहब भी जो उन्होंने तकरीर की है नेशनल असम्बली में, उन्होंने कहा कि पीटीआई वालों ने मौलाना फजलुर रहमान साहब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि 90% एतराज़ात दूर कर दिए गए हैं, दूर हो चुके हैं एतराज़ात, और अब आप ये कहते हैं कि ये सारा गैर कानूनी प्रोसेस है, हम इसको मानते ही नहीं हैं। तो इसका क्या मतलब है? बहुत शुक्रिया। देखिए जी, इस वक्त पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला है ना, वो ये है कि हम जब भी पीटीआई की बात करते हैं तो हम उसे एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर समझते हैं और उससे हम एक पॉलिटिकल पार्टी का रवैया एक्सपेक्ट करते हैं और हम ये उसको रेफरेंस में लेते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज पाकिस्तान में किस तरह पहले काम करती रही हैं। ये पॉलिटिकल पार्टी है ही नहीं, ये कल्ट है और कल्ट के लिए अपना जो लीडर होता है उससे आगे कुछ नहीं होता है, ये आप ज़हन में रखिए। और उसको अगर रेफरेंस में देखते हैं, जहाँ तक आप पार्लियामान की बात कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, उनका जो वो कल्ट लीडर है उसने कभी भी पाकिस्तान के 1973 कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट ही नहीं किया था। वो हमेशा ये कहता था कि ये रिडेंडेंट हो चुका है। हाँ। और वो हमेशा ये कहता था कि पार्लियामेंट जो है ऑपरेशनल नहीं है और मुझे एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाहिए। सो जो पीटीआई कर रही है वो बिल्कुल गलत नहीं कर रही है अगर आप उसे सिर्फ एक कल्ट के तौर पर देखें। हमें प्रॉब्लम है, हम एक्सपेक्टेशन लगा लेते हैं पीटीआई से एज ए पॉलिटिकल पार्टी। वहां से फिर हमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी शुरू होती हैं, सवालात शुरू होते हैं। उस दिन जब ये सारा एक नई तारीख लिखी जा रही थी तो मैं पार्लियामेंट में था और मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग देखता रहा। एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत ही सीनियर पार्लियामेंटेरियन, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, उन्होंने बहुत खूबसूरत शेर कहा इस सारे सिचुएशन के बारे में। उन्होंने कहा कि पीटीआई के बारे में सिर्फ मैं इतना ही कहूँगा कि अदम समझ में कुछ नहीं आता, आ रहा हूँ कि जा रहा हूँ मैं। तो ये इससे ज़्यादा खूबसूरत तरीके से कोई उनको पीटीआई को बयान नहीं कर सकते। और एक बात मैं आखिर में ये कहूँगा कि पाकिस्तान की तारीख इस बात की गवाह है कि जिन पॉलिटिकल पार्टीज़ ने कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं माना है या पार्लियामान को नहीं माना है, जी वो मेरा छोड़े ना, वो सबके दोस्त हैं। मूसा के तो नहीं थे वो, बहुत प्यारे दोस्त, सबके दोस्त हैं यार। तो फिर वो और वो कोशिश भी कर रहे हैं कि शायद वो पीटीआई को पॉलिटिकल पार्टी बना लें, अभी भी कोशिश कर रहे हैं। अच्छा देखिए, पाकिस्तान की तारीख इस बात की गवाह रही है कि जिस भी पॉलिटिकल पार्टी ने हट कर कुछ करने की कोशिश की है वो एक पॉपुलर पार्टी के तौर पे उभरी है, उसने ताकत ली है, लेकिन आखिरकार वो फिजल आउट हो गई है। देखिए पीटीआई जो है वो अभी मैं उसको इसलिए फिजल आउट नहीं होते देख रहा हूँ कि वो बेसिकली एक मॉब भी है, वो एक पॉलिटिकल पार्टी, एक कल्ट के अलावा एक मॉब है। वो फिर सड़कों पे आएगी, वो अब देखिएगा, वो फिर सड़कों पे आएगी क्योंकि उसका टारगेट जो है वो पाकिस्तान की बेसिकली पीस है। पाकिस्तान के बीच में जो सुकून है ना, वो पॉलिटिकल पार्टी को जो जिसको आप पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं उसको पसंद नहीं। हाँ, उनका आप कल्ट का लीडर छोड़ दें, बल्ले बल्ले, फिर आप देख लीजिएगा वो क्या हर चीज़ से खुश हो जाएंगे। नहीं, खुश नहीं होंगे, फिर वो फिर फसाद खड़ा करेंगे। हाँ, ये फसाद खड़ा करेंगे कि अब इसको अभी पार्लियामेंट के दरवाजे खोलो और जिस कुर्सी से उठ के गया था इसको वापस बैठा दो। अच्छा, और कोई जरूरत नहीं इसकी सिलेक्शन। आज अता तारड़ साहब जब गुफ्तगू कर रहे थे उन्होंने कहा कि एक इनका जो ग्रोह है वो पार्लियामेंट के अंदर है और एक बाहर है। हाफिज साहब, मैं चाहती हूँ कि जरा इस पे हम थोड़ी सी मजीद बात कर लें। कर रहे हैं ना चीफ मिनिस्टर केपी के,
आज उन्होंने बड़ी तकलीफ़देह बात इसलिए है कि उन्होंने बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन से बाला होकर बात की। उन्होंने कहा जी कि ये गैर कानूनी, गैर आइनी अमल है, यानी आइनी तरमीम जो 2/3 अक्सरियत से पास की गई है उसमें ये इनके अपनी पार्टी मौजूद थी वहाँ पर, सिर्फ उन्होंने बाइकआउट किया है, लेकिन वो पूरे अमल में हिस्सा रहे हैं। उन्होंने कहा कहेंगे जी कि ये हम नहीं मानते, और उसके बाद उन्होंने कहा जी कि हम पूरे मुल्क में एहतजाज करेंगे, मुल्क बंद कर देंगे। देखिए सियासी पार्टियां जो हैं वो रास्ते बंद नहीं करती, रास्ते खोलती हैं। सियासी पार्टियां आवाम को सुकून देती हैं, आवाम को अमन देती हैं, और मुल्क का नाम जो है वो आगे लेके जाती हैं, मुल्क के लिए रास्ते बनाती हैं। लेकिन ये अजीब व गरीब इनका वतीरा सियासत है कि ये सियासी पार्टी जो है मुल्क में ये कह रही है जी मुल्क बंद कर देंगे हम, और ये मुल्क में जो है एक बार फिर एहतजाज की सियासत ला रहे हैं। देखिए इस वक्त जबकि पार्लियामेंट मौजूद है, आपकी पार्टी पार्लियामेंट में है, आप खुद चीफ मिनिस्टर हैं, आपकी असम्बली मौजूद है, वहाँ पर आपके मसाइल हल करने के लिए ऐवान के फ्लोर मौजूद हैं, तो आप बातचीत करते हैं, कमेटियों में बैठते हैं, पार्लियामेंट्री कमेटियों में मसाइल हल करने का यही तरीका है, और ये जमहूरियत का रास्ता भी यही है। लेकिन जब आप लोगों को सड़कों पर लाते हैं, एहतजाज की बात करते हैं, खून बहाने की बात करते हैं, तो यकीनन ये कोई भी मुआशरा जो है वो इस बात की इजाज़त नहीं देता कि आप लोगों को सड़कों पर लाएं और मासूम लोगों का खून बहाएं। बिल्कुल, बल्कि ये हुकूमत का ये काम होता है, खुद आप हुकूमत में हैं, कि लोगों को जो सड़क पर हैं उनको हाउस के अंदर लेके जाएं, घरों में लेके जाएं उनको, लेकिन आप जो है वो घरों से बाहर निकाल रहे हैं। ये अजीबोगरीब सियासत है कि आप लोगों को सड़कों पर ला रहे हैं, और अपने बच्चे जो हैं आपके बाहर बैठे हुए हैं, और लोगों के बच्चों को कहा जा रहा है कि जनाब आप यहाँ पर पेट्रोल बम लेके आ जाएं। तो ये तर्ज सियासत यकीनन जो है ये पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है। कल बिलावल भुट्टो ने बड़ी अच्छी बात की ही, कल जब गए हैं वो बैरिस्टर गौहर के पास, असद कैसर के पास, उनसे शेक हैंड किया, उन्होंने कहा ये तो बता दें हमें कि किस बात पर बाइकआउट कर रहे हैं आप लोग, ताकि पता तो चले ना हमें। लेकिन वो अजीबोगरीब लम्हा था, सबसे पहले बात की थी, ये कंफ्यूजन फैलाना चाहते हैं, वो अजीबोगरीब लम्हा था कि उनके पास जवाब था, और सवाल करने वाला भी बिल्कुल खामोश खड़ा हुआ था कि भाई मैंने क्या सवाल कर दिया कि जिसको जो लाजवाब कर गया, जिसका जवाब ही नहीं है। तो ये इनको सोचना पड़ेगा, और वो जो लोग पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं उनके लिए बेहतर रास्ता यही है कि वो पार्लिमानी ज़राए से पार्लिमानी वसाइल को पूरी तरह से इस्तेमाल करें, और जो भी अपना मसला है वहाँ पार्लियामेंट में लेकर आए, ताकि हुकूमत जो है उन मसाइल को तय करे। आइन जो है देखिए पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए, सियासी जमातों के लिए आइन जो है, दस्तूर, वो रेड लाइन होता है। अगर आप दस्तूर से बाहर जाएंगे तो यकीनन जो है कोई भी आपका साथ नहीं देगा। ये दस्तूर से बाहर जाने का मतलब ये है कि आप मुल्क से बाहर जा रहे हैं, मुल्क की जो हदूद हैं उनको क्रॉस कर रहे हैं, और आप वो सियासत करना चाहते हैं जो मुल्क की मफाद में नहीं। इसी बात को मज़ीद आगे बढ़ा लेते हैं। साफ़ी साहब, अब लोग क्यों निकलें, क्या वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ एहतजाज के लिए लोग निकलें? अली अमीन गंडापुर साहब को अब वैसे आदत ही हो गई है कि वो धमकी लगा देते हैं, कुछ दिनों के बाद ज़रा थोड़ा सा और शोर शराबा पैदा करने की कोशिश करते हैं पूरे मुल्क में। अब वो कहते हैं कि हम एहतजाज करेंगे, सब कुछ बंद कर देंगे, एहतजाज का दायरा फैलाएंगे। क्या अब घरों से बाहर निकलेंगे लोग? आपने जो कहा जी, अली अमीन साहब की तरस आता है मुझे। जी, अली अमीन साहब का सरापा ऐसा है कि बालों वाली सरकार के लिए लोग निकल आते हैं, वो जुगते लगाते हैं, वो मजमा लगाते हैं, वो पूरा जो है एक माहौल बना देते हैं, फिर गायब हो जाते हैं, फिर गायब भी हो जाते हैं, और फिर इस्लामाबाद से पेशावर तक 12 अजला का सफ़र तय करते हुए पहुंच भी जाते हैं। तो ये तमाम मुआवजे देखने के लिए तो लोगों ने निकलना है ना, वो ये चीज़ें तो अनहोनी है। अब मैं ख़ुद उस इलाके का रहने वाला हूँ, मुझे तो वो रास्ता मैं आज तक सोचते सोचते जो है मेरा दिमाग बिल्कुल माऊफ हो गया है कि 12 अजला आते किस तरीके से ये गए हैं पूरे पाकिस्तान से। अगर घूम के आए हो तो वो तो कोई एक अलग बात होगी, लेकिन जो संजीदा लोग हैं, जो संजीदा लोग हैं, अब वो पीटीआई के इन कॉल्स पे नहीं निकलते, चूँकि सीएम का ओहदा जो है वो ज़िम्मेदार होने के साथ साथ एक बड़ा ओहदा भी होता है। मजबूरी होती है उनके पास, जो 2-3-4 हज़ार लोगों का जो एक गिरोह आता है इस्लामाबाद की तरफ,
वो MPAs की ड्यूटी लगी होती है डिपार्टमेंट। आज भी उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस, सूबाई असम्बली के फ्लोर ऑफ द हाउस और मीडिया से बातचीत के दौरान यही बात की कि मेरे 2-3 MPAs जो है वो इस्लामाबाद पुलिस की हिरासत में है, लेकिन उनको इतनी तौफीक नहीं हुई कि वो रेस्क्यू के सरकारी एहलकार जो सूबाई हुकूमत के मुलाजिमीन होने की मजबूरी के तहत अली अमीन के साथ आए थे, उनकी भी वो बात करे। वो लोग आज तक जो है कानून तोड़ने की जुर्म में वो इस्लामाबाद पुलिस के हिरासत में, मुख्तलिफ पंजाब के दूसरे अजला में जो अटक वगैरह की पुलिस है उनकी हिरासत में है। जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनका आपके ये इन लोगों की इतना ज़र्फ नहीं है कि जो लोग जिनको आप नौकरी के बिना पे मजबूर करके आप साथ लेके आए थे उनको बेयारो मददगार आपने छोड़ दिए। भाई अगर सूबाई हुकूमत कुछ नहीं कर सकती, उनको एक वकील तो फराहम करे। उन लोगों ने अगर कोई कवायद की खिलाफ वर्जी की है, कवायद मौजूद है, उनके खिलाफ सूबाई हुकूमत भी कार्रवाई कर सकती है और वफाक के पास भी, अगर वो वफाकी मुलाजिमीन है तो वफाक भी उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। उनका तो इनके पास कोई, तो ये जो इनका रवैया है, इसके बाद मेरे ख्याल में जो लोग भी आएंगे, तो मैं वो लफ्ज़ दोहराना नहीं चाहता, फिर नवाज शरीफ साहब ने ठीक ही कहा होगा। जो हमारे सूबे के सपोर्टर्स है PTI के, उनकी सोच फिर ठीक है उनके बारे में, जो उनकी जो 2-3 दफ़ा वो बात कर चुके हैं, फिर वो ठीक ही कहते होंगे। लेकिन मेरे ख्याल में अवामी सपोर्ट नहीं है, इनके पास कोई इखलाकी जवाज़ नहीं है। मैं आखिरी बात इसमें ये कह दूँ, देखिए नैब तरामीम की सबसे ज़्यादा मुखालिफत नैब और उसके खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला उसके हक में जो आया, उसकी सबसे ज़्यादा मुखालिफत इमरान खान ने की थी कि मुझे नैब तरामीम नहीं चाहिए। लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, खान साहब और उनकी अहलिया ने सबसे पहली दरख्वास्त जो है अपने लिए बरीयत के हवाले से वो दायर कर दी। अब यही 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से भी सबसे ज़्यादा एतराज़ PTI को है, लेकिन अभी वो तरामीम गज़ट का हिस्सा ही नहीं बनी थी कि PTI गई है सुप्रीम कोर्ट और इंट्रा पार्टी इलेक्शन के मामले को इन्हीं तरामीम में भी, यानी 26वीं आईनी तरामीम के तहत उनका मुतालबा है कि इनको आईनी जो बेंच है उनके हवाले किया जाए। दोगलापन, झूठ पे मबनी प्रोपेगंडे, झूठ पे मबनी U-टर्न्स, ये सारी चीज़ें जो है, मेरे ख्याल में जो आपका सवाल है उसका जवाब नफ़ी में है। अवाम तो नहीं, जो लोग मजबूरन इनके साथ जुड़े हैं, जो तंजीम के लोग हैं या हुकूमत के लोग हैं, सूबाई हुकूमत के इन्फ्लुएंस के नीचे है, वही लोग इनके साथ निकलेंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, यानी मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू, आप जो आपकी चीज़ें आपको सूट करती हैं आप उससे फ़ायदा उठा लें, जो नहीं करती हैं वो आप फिर उसकी मुखालफत करें, उसके लिए आप एहतजाज शुरू कर दें, लोगों को बाहर निकाल दें। तो क्या आप लोगों को इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि आप कर क्या रहे हैं? चीज़ें छुपती नहीं हैं, हर चीज़ सामने है, जो रेफरेंस अभी साफ़ी साहब भी दे रहे हैं, ये सब चीज़ें लोग भी तो देख रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग है तो अभी 2 दिन पहले तो एक हड़ताल की कॉल दी थी इन्होंने, तो क्या हुई? वो हड़ताल हुई? नहीं हुई। नहीं हुई, बिल्कुल इसका नहीं मतलब ये है नाहिद के लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं। अच्छा, अभी हाफिज़ साहब ने ना एक बड़ा पार्लियामेंट का खूबसूरत मंजर कशी की कि बिलावल भुट्टो जरदारी, बैरिस्टर गौहर और दीगर लोगों के पास गए, उनसे कहा कि अच्छा ये तो बताओ कि तुम बाइकआउट किस लिए कर रहे हो, वोट क्यों नहीं दे रहे? तो और अब उनके पास जवाब नहीं है और वो जवाब के इंतज़ार में खड़े हैं बिलावल। इस पर ना मुझे नईम सिद्दीकी साहब का एक शेर याद आया, वो आप इंजॉय करेंगे। तेरी वफा पर, तेरी जफा पर, तेरे करम पर, तेरे सितम पर, सवाल हैं बेशुमार दिल में, सवाल हैं और जवाब गुम है। तो मतलब इनका ये है कि ना इनके पास सवाल है ना इनके पास जवाब है, इनके पास एक इशारा है जो अडयाला से होता है, उसके बाद ये हर चीज़ को तहोबाला करने निकल आते हैं। अब ये जो कर रहे हैं अली अमीन गंडापुर साहब, अगर अली अमीन गंडापुर से पूछें कि भाई ये जो आपने कहा है कि मैं पूरे पाकिस्तान को अब बंद करने निकलूँगा, इसका मतलब क्या है, और जब आप बंद करने निकलेंगे तो उसकी कीमत क्या है? तो फिर वही बात कि सवाल है बेशुमार दिल में और सवाल है और जवाब गुम है, तो इनके पास जवाब नहीं होगा। और वही बात जो साफ़ी साहब अभी कह रहे हैं कि आप जिन लोगों को लेके आते हैं, जिन लोगों को बेदस्तों पास सड़क पे छोड़कर गायब हो जाते हैं, वो सरकारी मुलाजमीन हो, वो कारकुन हो, उन सब को आप किसके रहमो करम पे छोड़ के जाते बिल्कुल हैं? ऐसे क्या करते हैं? अच्छा, फिर ये करते हैं, फिर आप सरकारी अमलाक को तबाह करते हैं, फिर आप इस मुल्क के वो मकामात जो दीदा ज़ेब हैं, जिन्हें दुनिया देखने को आती है,
आप उन्हें तबाह कर देते हैं, उन्हें आग लगा देते हैं। ये तर्ज अमल आपको किधर लेके जाएगा? फिर आपके पास इस सवाल का जवाब नहीं होगा। तो दरअसल आप खुद को जवाबदेह बनाएं। आप ऐसे नहीं हैं कि किसी को जवाबदेह नहीं है। हाँ। आपको जवाब देना है और पाकिस्तान के अवाम को जवाब देना है, पाकिस्तान की पार्लियामेंट को जवाब देना है और पाकिस्तान के इंसाफ के इदारों को जवाब देना है। आप शुतरे बेमुहार नहीं हैं कि जो जी में आए कर गुजरें और आपको पूछने वाला ना हो। क्यों समझ नहीं आ रही है इकरार साहब इस सारे मामले की कि जो अज़ाइम लेके सामने आ रहे हैं, अब पब्लिक अपने जो इश्यूज़ हैं जो पब्लिक रिलेटेड हैं उस पर बात करना चाहती है, आप उस पर बात करें, लेकिन हर दूसरे दिन एक नई चीज़ आप सामने लेकर आते हैं, एहतजाज। और क्यों नहीं समझ रहे कि इस तरह से मकासद हासिल नहीं होते हैं जो मकासद आप हासिल करना चाहते हैं? देखिए, मैं फिर मेरी आपसे शायद मुख्तलिफ राय होगी। उनके मकासद ही यही हैं। जब वो हुकूमत में थे तब उन्होंने अवाम के लिए कुछ सोचा था? जब वो हुकूमत कर रहे थे तो उन्होंने अवाम को कोई थोड़ी बहुत रिलीफ दिया था? वो आप सारे दोस्त कहते हैं कि वो तब भी कंटेनर पर चढ़ा हुआ था। तो उसके तो गराज मकासद हैं यही कि पाकिस्तान में एक नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह ना करे केओस और अनारकी रहे। डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल किया। ये उसका मकसद है, अपने मकसद में वो कामयाब है। उसके साथ लोग हैं नहीं हैं अपनी अलहदा बात है। मुझे बताए, जब जो गुंडा एक होता है वो अपने 4 मवालियों या 10 मवालियों के साथ आता है, वो दुकानों की तोड़ फोड़ करके चला जाता है, तो क्या उसके साथ अवाम होती है? नहीं होती है। लेकिन दुकानों की तोड़ फोड़ हो चुकी होती है, अवाम को नुकसान हो चुका होता है। ये अब उस इलाके के थानेदार की जिम्मेदारी होती है कि उस गुंडे को कंट्रोल में रखे और किसी का नुकसान ना हो। यह रियासत की जिम्मेदारी है कि इस गुंडों को कंट्रोल में रखे ताकि एक आम आदमी का नुकसान ना हो। अब हमने देखना यह है कि इसमें रियासत कितनी कामयाब होती है और गुंडा कितना कामयाब होता है। ठीक है, बहरहाल मामला बहुत अहम है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तकर्रुरी का जो मामला है, अब पार्लिमानी कमेटी का इजलास 8:30 बजे होगा। हुकूमत ये चाहती है, वज़ीर कानून बरमला इसका इजहार कर चुके हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को साथ लेकर चलें। उन्हें हम फिर दोबारा दावत देते हैं कि वो आएँ और इसमें शामिल हों। अब जिस तरह से चीज़ें डेवलप होंगी ऑब्वियसली उस पर बात होगी। अब एक और बड़ी अहम खबर है, उसके हवाले से हम इस वक्त प्रोग्राम में बात करना चाह रहे हैं। फेक न्यूज़ के हवाले से जो सारी चीज़ें चल रही हैं, और पिछले दिनों आपको याद होगा कि 14 अक्टूबर को जो लाहौर के एक निजी कॉलेज का मामला हुआ और एक मुबैना ज़्यादती की जो ख़बरें चलती रहीं एक स्टूडेंट के साथ, फिर उस पर बड़ा एहतजाज भी हुआ, उसमें स्टूडेंट्स को भी शामिल कर लिया। पंजाब हुकूमत ने भरपूर कोशिश की। मरीम नवाज़ ने ये कहा कि एक तो ये है कि हम इनके ख़िलाफ़ भरपूर क्रैकडाउन करेंगे, और उसका हुक्म दिया, वो किया भी गया, ताकि ये पता चले कि इसका आगाज़ कहाँ से हुआ, ये ख़बर कहाँ से निकली है, लोगों को ख़ास तौर पर यूथ को किस तरह से कन्वे करवाया गया, कैसे उनको इकट्ठा किया गया। उन्होंने कहा कि झूठ की ये जो फैक्ट्रियाँ हैं अब इनको बंद होना चाहिए। तो फेक न्यूज़ के हवाले से हम ये चाहते हैं कि बात करें। कराची में भी आपको याद होगा कि लाहौर में मामला हुआ था और कराची में एक खातून को अरेस्ट किया गया था जो उस स्टूडेंट की वालिदा के तौर पर सोशल मीडिया पर सामने आ गई थी। जी, लाहौर आके अपने बच्ची को कॉलेज से किडनैप भी करते रहे। इसी के हवाले से हम ज़रा चाहते हैं कि प्रोग्राम में डिस्कशन हो। हाफिज़ साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। एक तो ये सारा जो मामला है इसकी थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि हकीकत, थोड़ा सा पस मंज़र भी इसको रिफ़्रेश कर दें, इस पर बात हो जाए। फिर आगे जो हुकूमत इसके हवाले से कर रही है और ये फ़ेक न्यूज़ वाली जो चीज़ें हैं इसकी रोकथाम के लिए क्या किया जा सकता है। बहुत अहम मौजू है और पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान की जो माशरत है उसके हवाले से ये इसकी अहमियत ज़्यादा दोचंद हो जाती है। देखिए, बात यह है कि मीडिया स्कॉलर्स जो हैं वो इस बात पर इत्तफाक करते हैं कि डिजिटल जर्नलिज़म जो है उसमें मीडिया का रोल बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदाराना हो रहा है और उसको ज़िम्मेदारी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जो सोशल मीडिया के यूज़र्स हैं वो तो ज़ाहिर जर्नलिस्ट नहीं होते, उनके सामने जो है जो सुनी सुनाई बात होती है उसको ख़बर के तौर पर पेश कर दिया जाता है और जिसकी वजह से मुल्क में हिजानी कैफियत पैदा होती है। अब इसमें 3 तरह की बातें चल रही हैं। एक तो ये है कि डिसइंफॉर्मेशन चल रही है, उसके बाद मिस इन्फॉर्मेशन चल रही है, फिर फैब्रिकेटेड और फेक न्यूज़ का मामला है। अब ये तीनों चीज़ें जो हैं, ये तीनों चीज़ें जो हैं ये हमारे मुआशरे को, हमारी मुआशरती अक़दार को तबाह कर रही हैं बल्कि नुकसान पहुँचा रही हैं, और जिसकी वजह से ना सिर्फ ये है कि मुल्क में ना सिर्फ हिजानी कैफियत पैदा हो रही है बल्कि मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल पैदा हो रहे हैं कि मजहबी और सियासी पोस्टें
जो हैं वो लोगों को नुकसान पहुंचा रही हैं। जब हम ऐसी पोस्टों को जो कि ना सिर्फ ये कि गैर मुसद्दिका होती हैं बल्कि उसको रीपोस्ट करके आगे बढ़ाया जाता है, तो उसके नतीजे में मुल्क में इंतशार पैदा होता है। और आप देखें कि बरतानिया में रिसेंटली एक मजहबी पोस्ट की बुनियाद पर ऐसे फसादात हुए जिसकी वजह से बरतानिया को वहाँ सूरत हाल बड़ी मुश्किल से संभालना पड़ी है। और ये मामला जो है ये अब सिर्फ पाकिस्तान की हद तक महदूद नहीं है। हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान से बाहर बैठे कुछ अनासिर जो हैं वो पाकिस्तान का जो पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस है उसको तबाह बर्बाद करने के लिए, उसको दुनिया के सामने उसका फेस जो है एक गलत पेंट करने के लिए बड़ी कोशां हैं। और यही वजह है कि बिलावल भुट्टो की ये बात बहुत मैं समझता हूँ कि बड़ी दुरुस्त बात कही है उन्होंने कि फ़ेक न्यूज़ जो हैं वो आज के दौर में जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल हो रही हैं। हमारा मुआशरा जो है, हम जिस मुआशरे पे रह रहे हैं, हमारा मुआशरा जो है वो इसका मुतामिल नहीं हो सकता। अब ये ज़िम्मेदारी बनती है मीडिया पर, जो जर्नलिस्ट पर, जो कि मुख्तलिफ चेक्स एंड बैलेंस के ज़रिए ख़बरें देते हैं, या फिर यह है कि उनकी ख़बर जब तक मुसद्दिका ना हो, या ये ज़रूरत इस बात की है कि जर्नलिस्ट जो हैं वो सोशल मीडिया के ज़रिए ऐसी फैलाई जाने वाली फ़ेक न्यूज़ का पोस्टमार्टम करें और लोगों को बताएं कि मुल्क में ये कौन से अनासिर हैं जो मुल्क में बेचैनी पैदा करना चाहते हैं और सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल के ज़रिए मुल्क का जो एक सॉफ्ट फेस है उसको भी तबाह बर्बाद करना चाहते हैं। अब इसके लिए हुकूमत ने कुछ कवानीन तो वज़ा किए हैं, लेकिन ज़िम्मेदारी जो है एज एक सिटीज़न, एक शहरी के तौर पर हमें ख़ुद एक ज़िम्मेदाराना रोल अदा करना है। और उसके लिए एक इज्तिमाई तौर पर हमारी जो मीडिया की तंजीमें हैं वो भी मुख्तलिफ अदारा जाती वर्कशॉप्स मुनक्किद कर रही हैं, सेमिनार्स मुनक्किद कर रही हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी ये है कि हम आगाही की एक भरपूर मुहिम चलाएँ। सजाएं जो है वो अपनी जगह तो है। फिर वो जो व्यूअरशिप वाला चक्कर आ जाता है ना, वो उस खातून ने भी ये कहा कि मैंने सोशल मीडिया पर व्यूज़ लेने के लिए ये सब किया, अगरचे और भी मामलात उसके पीछे नज़र आते हैं। साफ़ी साहब, ये जो फेक न्यूज़ की रोकथाम और ये फैब्रिकेटेड जो न्यूज़ आ रही हैं, जो कवानीन बनाए गए हैं इसकी रोकथाम के लिए, ये कितने आपको मौसर नज़र आते हैं? फिर जो हाफिज़ साहब ने कहा कि मीडिया की जिम्मेदारी है, मीडिया की जिम्मेदारी ऑब्वियसली अपनी जगह से इनकार नहीं कर सकते। सोशल मीडिया पर जो सब कुछ चल रहा है और अब हर बंदा ही अपना एक चैनल बनाकर बैठा हुआ है और वो एक ख़बर के हिस्से बकरे कर रहा है अपने हिसाब से, इसको किस तरह से रोका जा सकता है? क़वानीन के हवाले से तो बड़ी तफसील से आपको हाफिज़ साहब ने बताया। ये जो फ़ेक न्यूज़ है या झूठी ख़बर है, इस हवाले से अखलाकियात का भी कुछ तकाज़े है और वो सबसे अहम है हमारे लिए। पश्तो में एक ज़रबुल मिसल है कि चिरिश्तिया राजी दरोग कली उरान कड़ी, यानी जब तक झूठ का जो सच का पता चलता है तब तक झूठ की वजह से गांव की गांव मलियामेट हो चुके होते। ये नज़ारा हमने हाल ही में लंदन में देखा था कि एक झूठी खबर के नतीजे में पूरे लंदन में आग लगी है। तो पंजाब हुकूमत को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने उसी से मिलती जुलती एक ख़बर को काफ़ी हिकमत और काफ़ी तगोदो के बाद जो है उसको कंट्रोल किया। और इखलाकी लिहाज से ज़ायद ये हमारा इस्लामी फरीज़ा भी है कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने बड़े वाज़ेह अंदाज में, गालिबन हाफिज़ साहब अगर सूरह हुजरात में, कि अगर कोई फासिक आपके पास ख़बर लाए तो उस पर यकीन करने से पहले उसकी पूरी तहकीक करो। ऐसा ना हो कि आप अपनी कमिलमी या जो ख़बर लाने वाले की गलती की वजह से पूरी कौम को नुकसान ना पहुंचा बैठो। तो ये देखिए, हमें अखलाकी तौर पे पाबंद किया गया है कि झूठी ख़बर ना फैलानी है, ना उस पर यकीन करना है। फिर अल्लाह ताला ने जो हमें अहकामात बिल्कुल वाज़े अंदाज में दी है, कुरान पाक का पूरी जो है पूरा आयात उस पर जो है मौजूद है। उसके अलावा जो है कवानीन मौजूद है। ये सोशल मीडिया की हद तक बात नहीं है। आप अगर कन्वेंशनल मीडिया पे भी झूठ का प्रोपेगेंडा करेंगे, उसका भी देखिए कवानीन मौजूद है, लेकिन कुछ अखलाकियात का भी तकाजा होता है। इंसान को ख़ुद अपने गिरबान में भी जागना पड़ता है। कवानीन मौजूद है, अल्लाह ताला का हुक्म मौजूद है, समाजी तौर पर पाबंदियाँ मौजूद है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ झूठी ख़बरें कही भी जाती है, फैलाई भी जाती है। और जो मुझे सबसे ज़्यादा अफसोस नाहीद होता है कि उस पर यकीन करने वालों की तादाद भी कम नहीं है। डॉक्टर साहब,
कैसे इसकी रोकथाम की जा सकती है, कैसे इसका सदेबाब किया जा सकता है? कवानीन पहले भी मौजूद हैं, बड़े ज़बरदस्त किस्म के कवानीन मौजूद हैं, अब हमें ये लगता है कि हुकूमत इस पर वाकई जो है वो क्रैकडाउन करने जा रही है, क्या चीज़ें रुक पाएंगी, किस तरह से इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं? देखिए ये दो तरह से होगा, कानून की अमलदारी भी ज़रूरी है और शऊर को फैलाना भी ज़रूरी है। अब ये जो कुछ पंजाब का अफसोसनाक वाक़या हुआ एक प्राइवेट कॉलेज का या जो भी यूनिवर्सिटी का कैंपस था उसका, उसके पीछे जो अब तफसीलात सामने आई हैं, उसके पीछे एक अभी जो साफ़ी साहब वाक़या ज़िक्र कर रहे थे लंदन का, वो भी था उसके पीछे, और बांग्लादेश मॉडल भी था। मकसद क्या था? मकसद ये था कि आप डिस इंफॉर्मेशन और मिस इंफॉर्मेशन, ये दोनों जंगी इस्तिलाहें हैं, ठीक कहा गया अभी थोड़ी देर पहले, कि आप उसको फैला के आप एक बगावत की कैफियत पैदा कर दें और उससे फ़ायदा उठाते हुए आप इस निज़ाम को तलपट कर दें। ये इन लोगों को ये बड़ी ख्वाहिश है कि एकदम निज़ाम को तलपट कर दिया जाए। जैसे आपको याद होगा 2014 में जब इन लोगों ने धरना दिया तो ताहिरुल कादरी साहब कहा करते थे कि ये निज़ाम लपेट दिया जाए, हमने ख़त्म कर दिया सब आके। तो इनको निज़ाम लपेटने का बड़ा शौक़ है, तो वो इस अंदाज से झूठी ख़बरें फैला कर उससे करते हैं, लेकिन इनको अंदाज़ा नहीं है कि झूठी ख़बर का नुकसान क्या होता है। एक नुकसान ये सोशल मीडिया पर जो सिर्फ रेटिंग की शौकीन है और कमाना चाहते हैं, एक नुकसान उनको होगा और एक नुकसान उनको होगा जो इससे सियासी फ़ायदा उठाना चाहते हैं। आपको वो याद होगा एक कहानी है, शेर आया शेर आया, तो वो जब वो बच्चा रोज़ शोर मचाता था कि शेर आके मुझे खा रहा है, तो लोग उसे बचाने आते रहे चंद दिन, और जब एक दिन हकीकतन शेर आ गया तो उस लोगों को यकीन नहीं आया, रोज़ झूठ बोलता है। तो एक तो ये सूरत हाल होती है, आप बेतबारे हो जाते हैं सोसाइटी में, तो एक तो आपके साथ ये होगा। दूसरा ये अभी जिक्र किया हाफिज़ साहब ने मीडिया स्कॉलर्स का, मीडिया स्कॉलर्स की बड़ी ऑथेंटिकेटेड स्टडी है। वो क्या है कि जब कोई मीडिया आउटलेट, चाहे वो सोशल मीडिया आउटलेट क्यों ना हो, वो मुसलसल झूठ बोले, उसको कहते हैं मीडिया मलाइस, मीडिया मैलिस फैलाए, इब्लागी इस्तिराब फैलाए, तो उसके नतीजे में वो आउटलेट जो है डिसक्रेडिट हो जाता है, अवाम उसको रिजेक्ट कर देते हैं। तो आप जो लोग रोज़गार कमा रहे हैं तो रोज़गार वाले भी ख़बरदार हो जाएं, और जो सियासत करना चाहते हैं वो भी ख़बरदार हो जाएं, और वो जिनके हाथ में कानून की गिरफ्त है वो अपनी गिरफ्त सख्त कर दें। यही हल है इस मसले का। ठीक है, इकरार साहब आपकी तरफ से क्या सजेशंस हैं, हाउ टू कंट्रोल? देखिए बात यह है कि ये केस जो है वो हाई कोर्ट लाहौर में, और अगर उसकी आप प्रोसीडिंग पढ़ें तो आपको अंदाज़ा होता है कि पंजाब की पुलिस ने कितने मुश्किलात के बीच में ये सारा इस चीज़ों को संभाला है। लेकिन उसमें आप ये भी देखें कि आप अगर आईजीपी पंजाब की एक आप उनकी ऑब्जर्वेशन कह रही हैं, उनका जो उन्होंने बयान दिया वो देख लें कि वो उन्होंने बाकायदा आइडेंटिफाई कर लिए थे वो अकाउंट्स जहां से ये फसाद फैलाया जा रहा था, 300, और उन्होंने उसकी लिस्ट एफआईए को दे भी दी थी, डिले हुए एफआईए की तरफ से। अब आप एफआईए से अगर पूछते हैं तो वो कहते हैं हमारी कैपेसिटी नहीं है। तो बात ये कि 25 करोड़ की आपकी आबादी है, अब और इस पे ये काम हो रहा है, इकरार साहब एफआईए कर रही है इसके ऊपर काम? ये हम हमेशा ही कह रहे हैं कि काम हो रहा है, जी, होता है, होता रहेगा। मुकदमा दर्ज इस वक्त जो प्रॉब्लम है वो इसे साबित किया है कि पंजाब पुलिस का कोई कसूर नहीं था। पंजाब पुलिस जो कर सकती थी उसने किया है। आगे अगर टाइमली वो अकाउंट्स बंद हो जाते तो ये इतना अजाब फैलता ही ना। ठीक है, यकीनन बहुत ज़्यादा इसका नुकसान है समाजी सतह पर भी, और अगर सियासी सतह पर आप इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। इस तरह का हिजान बर्पा करना और इस किस्म की सिचुएशन क्रिएट करना, पूरा मुआशरा जो है वो इससे मुतासिर होता है, इसका शदीद नुकसान हो सकता है। बहरहाल गवर्नमेंट कोशिश कर रही है इस हवाले से रोकथाम करने की, कवानीन जो है मौजूद हैं, उस पर अमल दरामद करने की, इम्प्लीमेंटेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है, उस पर काम हो रहा है। हाफिज़ साहिर खलील साहब, रशीद साफ़ी साहब, डॉक्टर फ़ारूक आदिल और आका इकरार हारून साहब मेरे साथ मौजूद थे। आप सबका शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, कल इंशाल्लाह अब आपसे दोबारा मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।